यस दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग टारगेट कर रहे हैं बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, आपके पूरे सिलेबस का लास्ट टॉपिक। ठीक है, बट एट सेम टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका जो मैंने पोल कंडक्ट किया था उसमें अच्छा खासा डिमांड भी आया था। तो मैं इसी को अभी कवर अप करते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली मूव ऑन। रूल्स आई होप सबको याद है। जैसे जैसे आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आप सबसे पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज कर ले, अपनी तरफ से पहले पूरी तरह से कोशिश करें और उसके बाद उसका आंसर चेक करें। ठीक है, चलिए तो लेट्स गो। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ बजट। कौन सा बजट है जिसमें हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई करते हैं? इज इट मास्टर बजट, इज इट फ्लेक्सिबल बजट, इज इट कैश बजट, इज इट कैपिटल बजट? कौन सा सही है? ठीक है, पॉज करके आपको सोच लेना आंसर, उसके बाद प्ले करना है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सो द करेक्ट आंसर इज यस, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में ही हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और इसमें एक और होता है जिसे हम लोग सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड भी कहते हैं, तो उसके मुताबिक भी बिल्कुल यहां पर हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा पहला आंसर। दूसरा, नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट इनमें से कौन सा है? जरा सोच के। हाँ, it remains fixed in total, yeah it remains fixed per unit, yeah it varies per unit, yeah neither increases nor decreases। कौन सा सही लग रहा है यहाँ पे? सभी लोग बता दीजिए। यस, तो जहां तक मैं समझता हूं यहां पर आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर कहा होगा। आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन, अरे सर गलत हो गया, सी आंसर होगा सर, वो बी लिख दिया आपने गलती से। नहीं, इट इज नॉट ऑप्शन सी। ठीक है, अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल वर्ड मैच करते हुए यही आंसर होगा, इस तरह का बचपना अगर हरकत करेंगे तो गलती होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो वेरी जरूर करता है बट इन टोटल। ठीक है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है एंड इन टोटल वो वेरी करता है, और वो वेरी करता है इन प्रोपोर्शन टू द यूनिट्स और द आवर्स और एज द केस में भी, बट पर यूनिट इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना इसे। ठीक है, यस सर। आगे देखते हैं। Fixed cost at 60% capacity is 2,25,000. So at 80% capacity कितना होगा? ये आपके ऑप्शंस। ठीक है, सोच के बताइए। ओके, चलिए तो अगर आप लोगों ने यहां प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट किया तो आंसर है, यही तो यहां पे कैच था सर, प्रोपोर्शनेट यहां पे कैलकुलेट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे मैं 60% लेवल की बात करूं या 80% लेवल की बात करूं। सो द आंसर हियर इज 2,25,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ लॉन्ग टर्म बजट? इनमें से कौन सा जनरली हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है? ठीक है, कौन सा लग रहा है? कैश बजट, सेल्स बजट? सर कैश बैलेंस तो हर बार चेंज होता रहता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैसे हो सकता है? दैट हैज टू बी शॉर्ट टर्म। सेल्स बजट, ये भी लॉन्ग टर्म भी बनता है लेकिन शॉर्ट टर्म भी बनता है सर, हर एक महीने के लिए या हर 15 दिन या हर हफ्ते के लिए में भी। ठीक है सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, अब ये भी बोल नहीं सकते, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म होता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसे शॉर्ट टर्म में भी डिवाइड किया जा सकता है। बट वहीं पे अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट की बात करूं, we are talking about the capital expenditure, this always has to be long term। ठीक है, so the correct answer is option D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेल्स बजट क्या है? Is it an expenditure budget? Is it a functional budget? Is it a master budget? Is it none of these? बहुत आसान सा आंसर है, इट इज अ फंक्शनल बजट, राइट? सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सब कुछ कहां आ जाते हैं? फंक्शनल बजट में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लेट्स सी। The management of a company has just completed a thorough review of its strategic goals and formulated the company's long-term plan and short-term objectives। सब इन्होंने डिसाइड कर लिया, इन्होंने पूरे स्ट्रैटेजी बना लिए, इन्होंने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड कर लिया, शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब कुछ इन लोगों ने फिक्स कर लिया, सब हो गया। नाउ मोस्ट एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप फॉर द कंपनी इज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? क्या बनाना चाहिए नेक्स्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
ए फाइनेंशियल बजट, कैपिटल बजट, कौन सा? ऑप्शन डी मास्टर बजट, एवरीथिंग ऑल टेकन टुगेदर, बीट ऑपरेटिंग बजट, बीट फाइनेंसिंग बजट, एज द केस में भी सब कुछ मिला के ओवरऑल मास्टर बजट। ठीक है, यस। नाउ मास्टर बजट, अगर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन है, आप ऐसा समझ लो कि फाइनल अकाउंट्स तो सबने पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको बनाना आता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनता है वो आप भी जानते हो ईयर एंड में बनता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ईयर बिगिनिंग में भी बनता है तो जी हां, ईयर के बिगिनिंग में भी बनता है, और वो बनता है एस्टिमेट्स के बेसिस में, और ये मास्टर बजट के थ्रू बनता है। ठीक है, तो मास्टर बजट आप ऐसा समझ लो कि एक बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा हो जाता है, जिसमें ओवरऑल पोजीशन एज वेल एज परफॉर्मेंस पूरा बजटेड आपको पता चल जाता है। ठीक है, पता चल जाता है मतलब एस्टिमेट लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्डर in which budgets should be prepared when developing the annual master operating budget? तो सीक्वेंस के बारे में पूछा है, ऑर्डर के बारे में पूछा है, सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा। सो यहां पे आपको बोला है पहले प्रोडक्शन बजट बना लो सर, फिर मटेरियल बजट, फिर सेल्स बजट, ऐसा होगा। ठीक है, तो जरा सोच के देखिए, आप लोग सोच लीजिए, चारों ऑप्शंस को स्टडी कीजिए, पॉज कीजिए, स्टडी कीजिए, फिर आंसर देखिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं इस अजम्पशन से कि आप लोगों ने पॉज करके सोच लिया होगा। सो दोस्तों देखो, यहां पर जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर मैं पहले जो भी सामान है उसको बनाऊंगा, ठीक है, या पहले मैं सामान खरीदूंगा, मटेरियल खरीदूंगा, फिर बनाऊंगा, फिर बेचूंगा। अब इस तरह से हमारी सोच होती है नॉर्मली, और ये गलत भी नहीं है, चलेगा ये बिल्कुल। बट द पॉइंट इज दैट व्हेन यू आर मेकिंग बजट, तो बजट में ऐसा नहीं होता कि पहले रॉ मटेरियल खरीद के ला ले, फिर प्रोड्यूस कर ले, और फिर देख कितना बेचना है, ऐसा नहीं होता। यहां पर हम लोग खरीदते भी उतना ही है जितना जरूरत है। इसलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, और वो प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा। तो वो सेल्स बजट के बेस पे हम आ जाते हैं, अच्छा इतना सेल करना है तो प्रोड्यूस कितना होना चाहिए, मेरे पास कुछ हद तक स्टॉक भी तो रहना चाहिए ना। अगर मुझे इतना सेल करना है, मुझे इतना स्टॉक पोजीशन भी रखना है, तो प्रोड्यूस कितना करना पड़ेगा। सो वी विल कम नाउ टू द प्रोडक्शन बजट। तो पहले बनता है सेल्स बजट, फिर बनता है प्रोडक्शन बजट, और बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन हम डिसाइड करते हैं कि भाई इतना प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, है ना। तो उसके ऊपर बेस्ड होता है द डायरेक्ट मटेरियल बजट। सो कौन सा सीक्वेंस सही लग रहा है आपको? ऑप्शन सी, सेल्स बजट के बाद प्रोडक्शन बजट और लास्ट में डायरेक्ट मटेरियल बजट, अमॉन्ग्स दीज। ठीक है, यस। अगला देखते हैं। A company prepared a master budget based on 100 budgeted sales units. अच्छा, with a 100 sales price per unit, a variable cost per unit of rupees 50 and rupees 2000 in total fixed cost. ठीक है. The actual sales quantity was 70 units. When preparing a flexible budget, the operating income will be, ठीक है। तो बेटा यहां पे देखो फ्लेक्सिबल बजट कहा है, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि जब फ्लेक्सिबल बजट कहा जा रहा है, इट विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू एक्चुअली सोल्ड। ठीक है, यानी यही पोजीशन 70 यूनिट्स के लिए कितना होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। 70 यूनिट्स के लिए व्हाट विल बी द प्रॉफिट, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपको यहां पे कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए आप सेलिंग प्राइस एज बजटेड, वेरिएबल कॉस्ट एज बजटेड, फिक्स्ड कॉस्ट एज बजटेड, सब कुछ एज बजटेड एक्सेप्ट द नंबर ऑफ यूनिट्स। द नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी एक्चुअल। ठीक है, बात इतना ध्यान में रखना कि व्हेन इट कम्स टू सेलिंग प्राइस, वी विल टेक द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या लोगे, पर यूनिट, बट फिक्स्ड कॉस्ट टोटल। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। आपको सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ पर यूनिट लेना है, बस ओनली फिक्स्ड कॉस्ट विल बी टेकन ऑन टोटल बेसिस। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 50 रुपए। कहने से कि कंट्रीब्यूशन हेंस 50 रुपए है ना, यानी हर यूनिट पे मैं 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं। तो ऐसे 70 यूनिट्स अगर है एक्चुअल इनटू 50, यानी 3500 का मैं कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, उस बेस पे मैं कह रहा हूं। तो 3500 का हमने कंट्रीब्यूशन कमाया, उस कंट्रीब्यूशन में से अब मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर देता हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 2000, तो मेरा प्रॉफिट कितना आता है, 1500 रुपए। दैट्स माय आंसर। ठीक है, आप लोग चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, 70 यूनिट्स इंटू 100 सेल्स आ गया,
फिर 70 यूनिट्स इंटू 50 वेरिएबल कॉस्ट आ गया, माइनस कर दो कंट्रीब्यूशन आ गया, उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट 2000 माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड परहैप्स द लास्ट वन, है ना। तो अगर देखें हम लोग तो बजटेड एक्सपेंसेस ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज 30,000 एंड 50,000 सम्मान पूर्वक, आई मीन रेस्पेक्टिवली। If half payment is made in same month and balance in next month, cash payment in the month of April, assuming that expenses includes depreciation of rupees 10,000 per month, will be how much? पॉज कीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा आपको कैलकुलेशन में, बिल्कुल कर लीजिए कैलकुलेशन, फिर आके देखिए, ठीक है। चलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने कर लिया कैलकुलेशन, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको एक एक्सीडेंट एरिया जो नजर आ रहा है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश, तो सीधी सी बात है कैश बजट का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन हमें वहां पे दिया है कि जो भी एक्सपेंसेस ऊपर दिए हुए हैं उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो मुझे उन एक्सपेंसेस में से डेप्रिसिएशन को हटाना होगा, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन इज 10,000 अ मंथ, ओके। सो अप्रैल का 30,000 का खर्चा कर दिया है, उसमें से 10,000 हटा दो, 20,000 बचा। और वहीं पे मई के अगर 50,000 है, सॉरी मार्च के 30,000 में से 10,000 हटा दो, 20,000 बचे। और अप्रैल के 50,000 में से आप 10,000 हटा दो, 40,000 बचे। सो फॉर अस द एक्सपेंसेस ऑफ मार्च एंड अप्रैल विल बी 20,000 एंड 40,000, 10,000 मैंने हटा दिए, ठीक है, ओके। अब मुझे कहा गया है कि आधा पेमेंट इज मेड इन द सेम मंथ एंड बाकी आधा अगले मंथ, है ना, ओके। यानी जो भी अमाउंट आपने देखा अभी उसका आधा उस मंथ में पे होता है, आधा अगले महीने में पे होता है, ओके। चलो ठीक है, अब मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है अप्रैल महीने में कितना पेमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो जरा सोचिए, अप्रैल में जो अप्रैल का खर्चा है उसका आधा हुआ होगा, और बाकी मार्च का जो खर्चा है, मार्च का खर्चा आधा मार्च में और आधा अप्रैल में हुआ होगा। यानी अप्रैल में टोटल पेमेंट कितना हुआ, मार्च के खर्चे का आधा और अप्रैल के खर्चे का आधा, बस ये कैलकुलेट करना आपको, कर लीजिए कैलकुलेट। सो मार्च का खर्चा कितना है, 30 नहीं 20,000, डेप्रिसिएशन हटा के उसका आधा पकड़ लो, कितना आ गया 10,000, है ना। और वहीं पे अप्रैल का खर्चा 50 नहीं 10 माइनस करके 40 का आधा कितना हुआ 20,000, तो 10,000 और 20,000 कितना हो गया फिर 30,000। करेक्ट आंसर इज 30,000, ठीक है। वेल दिस वाज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन होगा, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर इट करेक्टली। तो इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑफ Jan is 30,000, ओपनिंग बैलेंस Jan का दिया हुआ है, receipts and payments during Jan were 10,000 and 40,000 respectively, and the company has to maintain a minimum balance of 25,000. Which of the following is true with respect to Jan? तो cash balance will be 0. अच्छा, फिर cash balance will be minus 25,000. अच्छा, फिर बोरो करना पड़ेगा सर 25,000 रुपए कि बिजनेस नीड्स टू शट डाउन, बंदी कर देना चाहिए बिजनेस, ठीक है। पॉज कीजिए, सोचिए, फिर बताइए, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो दोस्तों यहां बिजनेस नीड्स टू शट डाउन नहीं लग रहा है, इतने छोटे से हर एक ऐसे छोटी छोटी बात पे अगर हम लोग बिजनेस बंद करने लग गए तो हो गया फिर तो, ठीक है। और कैश बैलेंस माइनस 25 हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी बिटवीन ए एंड बी, राइट, सॉरी ए एंड सी। अब ए कैश बैलेंस 0 तो हो रहा है सर, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन वहां पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कंपनी हैज टू वांट्स टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 25,000। अब हम देख सकते हैं कि 30,000 ओपनिंग है, उसमें 10,000 के रिसिप्ट होके 40,000 हो गए, और 40,000 का ही पेमेंट हो रहा है, यानी बैलेंस 0 तो हुआ है, नो डाउट। लेकिन अगर 0 हुआ तो क्या मैं वैसे ही रुकूंगा कि मैं, अगर मुझे मिनिमम बैलेंस 25,000 मेंटेन करना है तो बोरो करूंगा? दोस्तों कैश बजट इसी रीजन से बनाया जाता है कि हम लोग ये एसर्टेन कर पाए कि अगर मान के चलो किसी भी तरह का कोई कैश रिक्वायरमेंट है तो वो हम एक शॉर्ट रन में भी फुलफिल कर पाए। तो जब मुझे पता चल रहा है कि 25,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है, आई विल इमीडिएटली बी अरेंजिंग फॉर द सेम, और मैं कैश बोरो कर लूंगा। अगर मैं कैश बोरो कर लूंगा तो अब मेरे पास कैश बैलेंस 0 नहीं होगा, अब मेरा कैश बैलेंस कितना होगा 25,000, ठीक है। सो आंसर इज नॉट ए, in fact the answer is we will have to borrow 25,000 to make the cash balance to minimum 25,000. so correct answer here is option C, ठीक है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काफी काम में आए होंगे ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर अप किए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। और भी टॉपिक्स के हम लोग क्वेश्चंस कवर अप करेंगे और बजट में वापस भी आएंगे विद सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सो अगर आपको
बेनिफिशियल लगा तो इस लेक्चर को जरूर अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। और एट द सेम टाइम अगर आपके सारे के सारे आंसर सही आए तो कमेंट्स में ऑल करेक्ट ऐसा लिख देना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने जनों ने पूरा देखा और कितने जनों के सारे आंसर्स बिल्कुल सही आए, ठीक है। चलिए दोस्तों, 15 मिनट का ये हमारा इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस में जैसा भी हो रहा है उससे आई होप कि आपको फायदा हो रहा है। ओके, चलिए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, गुड बाय ऑल ऑफ यू।